जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसे कि हमने प्रीवियस की क्लास में डिस्कस किया था, पेपर फर्स्ट जो यूजीसी नेट का आपका है उसके संपूर्ण पाठ्यक्रम को हमने इससे पहले वाली क्लास में डिस्कस कर लिया था। और फिर हमने कहा था कि जो भी हम आपको यूनिट कराएंगे उस यूनिट का सबसे पहले डिटेल्ड सिलेबस जो है उसको डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद जब आपको सिलेबस ज्ञात हो जाएगा कि हाँ ये मेरा पाठ्यक्रम है, तो पाठ्यक्रम को हम सब कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे कि ये टॉपिक है, पर टॉपिक से आपको किस तरीके से क्वेश्चन जो है देखने हैं। तो आज जो है उसी क्रम में, क्योंकि हमने आपसे पहले ही बात किया था, जो आपका जो पेपर फर्स्ट है वो पेपर फर्स्ट में अगर देखें तो टोटल 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन आएंगे, पर यूनिट से 5 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 10 यूनिट है। उसी क्रम में आज जो हम बात कर रहे हैं वो यूनिट फर्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट जो है आपका वो किससे है? टीचिंग जो है एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिवृत्ति से संबंधित यूनिट है। इस यूनिट को देखिए, आपका जो पाठ्यक्रम है, जो एनटीए ने आपको पाठ्यक्रम प्रोवाइड किया है, उसको इसने 5 ये कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, यानी 5 सिलेबस के टॉपिक है। उन सिलेबस के टॉपिक को हमने सब कैटेगरी में डिवाइड कर दिया आपकी सहूलियत के लिए। देखिए, सबसे पहला जो है आपको, क्योंकि यहाँ पे देखना है टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में समझना है। टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में हमने पहले ही समझा दिया था कि एक तरीके से शिक्षण की अभिवृत्ति, जो भी आपको टीच करना चाहता है, बताना चाहता है, लेक्चर को डिलीवर करना चाहता है, उसका एप्टीट्यूड, उसकी अभिवृत्ति, उसकी सोच क्या है ना। तो इसी सिलेबस को इसने पूरे यूनिट में इसको केंद्र रखा है। अब देखिए, पहला जो है सिलेबस का पहला बिंदु है आपका टीचिंग। एग्जैक्ट आपसे ये है कि टीचिंग होता क्या है। अब देखिए, यहाँ से आपको कुछ सिलेबस में तो कुछ चीजें मेंशन की हैं, बट सारी चीजों को मेंशन नहीं किया है। जैसे हम टीचिंग के क्षेत्र में भी देखें या शैक्षिक क्षेत्र में देखें कि कितने बड़े बड़े, अगर देखें कि जो भी एजुकेशन के क्षेत्र में जिन्होंने अपने नियम वगैरह दिए हैं, उन सारी चीज़ों को उसने मेंशन नहीं किया है, बट वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको शिक्षण का एक दायरा लेके चलना है, उसमें आपको उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। अब जैसे हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो इसने ये नहीं दिया कि हम किसके कॉन्सेप्ट को पूछ सकते हैं। अब कोई भी बड़ा, अगर आप कह सकते हैं कि शिक्षा शास्त्रीय व्यक्ति हो जिसने जो एजुकेशन के फील्ड में कॉन्सेप्ट के अलावा जो है किस किस तरीके से टीचिंग करवाया जाना चाहिए, इफेक्टिव टीचिंग क्या होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में अगर कोई भी कॉन्सेप्ट दिया हो तो नो डाउट उनसे पूछा जा सकता है ना। तो जैसे स्किनर का सिद्धांत, वॉन गोयस्की का सिद्धांत है, फिर ब्लू नॉर्म के ये उनका टैक्सोनॉमी आता है। तो ये सारे जो मतलब कि जो भी शैक्षिक क्षेत्र में जो शिक्षा शास्त्री हैं उनके द्वारा जो भी कॉन्सेप्ट दिए गए हैं उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। दूसरा है कि टीचिंग के बाद आपको टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, यानी किस उद्देश्य से जो है आप टीच कर रहे हो, उसके पीछे क्या मोटिव है। तो हम फ्लो डायग्राम के थ्रू आपको जब टॉपिक पर टॉपिक पढ़ाएंगे। अब जैसे ये मान के चलिए कि आपका टीचिंग का यहाँ पे देखिए ये है पूरे 5 टॉपिक जिनको सब कैटेगरी में बांटा है। तो हम कुछ ऐसी कोशिश करेंगे इसमें कि एक जो है आपके एक यूनिट से 2-4 वीडियो में उस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले। तो पहले में आपको टीचिंग में उसके कॉन्सेप्ट समझने, कॉन्सेप्ट के साथ ही उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर एक होता है कि जो टीचिंग कराएंगे, नहीं हम बच्चों को जब पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने का बहुत सारा तरीका होता है, जिसमें आपका एक होता है कि मेमोरी लेवल थिंकिंग। जैसे बचपन में आप पढ़ते हैं तो चीज़ों को क्या है, रटा के पढ़ाया जाता है, याद करवा के पढ़ाया जाता है। जैसे आपने क ख ग ABC आज तक मेमोरी लेवल पे किया है। वो ऐसा समय नहीं था कि आप जो है आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, आपकी समझ डेवलप हो जाए, बिल्ड हो जाए, वो लेवल नहीं था। और जब आप बचपन में थे तो आप मेमोरी लेवल से पढ़ते थे, फिर उसके बाद जो आप आए फिर समझ के चीज़ों को पढ़ने लगे। आज ये स्थिति है कि आपका विचारात्मक, यानी आप चिंतनशील व्यक्ति होके जो है चीज़ों को पढ़ने लगे। तो टीचिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट दिया किसने है, किस ऑब्जेक्टिव से दिया है, कितने लेवल में टीचिंग कराई जाती है, ये सारे टॉपिक मिला के आपके ये जो टॉपिक है टीचिंग का ये खत्म होगा। ये पूरा एक आपका सिलेबस का इतना एक पार्ट है, यूनिट फर्स्ट का ये एक पार्ट है। अब देखिए, हमने कहा कि सेकेंड पार्ट, अब जैसे हमने कॉन्सेप्ट पे डिस्कस कर लिया, ऑब्जेक्टिव पे कर लिया, लेवल पे कर लिया, तो ये बात होनी चाहिए ना कि शिक्षार्थी, यानी शिक्षा किसको देनी है, आपको जो ये देनी है शिक्षा वो किसको देनी है, स्टूडेंट को देनी है। तो स्टूडेंट को देनी है तो आपको देखना है कि हर एक बच्चा, यानी जो छोटा बच्चा है, फिर बड़ा हुआ, फिर वो मतलब कि उसका एज और हुआ, तो हर एक समय अगर उसका देखे समझने का स्तर अलग अलग होता है। तो ऐसे में जो किशोर है ना, या वयस्क शिक्षार्थी है, उसकी आपसे अपेक्षा क्या रहेगी,
और साथ ही आपकी उससे क्या अपेक्षा रहेगी और आप क्या सोचेंगे कि हमारे जो क्लासरूम में बच्चे आए वो किस तरीके से बिहेव करें, उनके समझने का, उनके पढ़ने का पैटर्न क्या हो, उनका माइंडसेट क्या हो, क्या वो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हुआ कि चीज़ों को बहुत जल्दी आपका गेन कर लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को हमें शिक्षार्थी की विशेषताओं में समझना है। यानी यहाँ पे तो एक टीचर हो गया ना कि टीचर के बारे में कि उसके टीचिंग का पैटर्न क्या है, उसके कॉन्सेप्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लेवल पे पढ़ाएगा। यहाँ पे हम ये सोचते हैं कि जिस बच्चे को हम डिलीवर करने वाले हैं उसका लेवल क्या है, उसको शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक जो है वो उसका स्तर क्या होना चाहिए, उसके सोचने समझने का स्तर क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। तो इसमें जो बच्चा सीखने वाला है उसकी भी जो विशेषताएं हैं उनसे हम परिचित होते हैं। एक टॉपिक इसमें इसने मेंशन किया है आपका यहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नता। और ये चीज़ जब देखिए कि कोई भी स्टूडेंट सीटेट की प्रिपरेशन करता है तो सीटेट में भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस टॉपिक मेंशन है। ये जब मैं यहाँ पे कर रही थी तो मैंने देखा क्योंकि सीटेट में भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। ये कहने का मतलब है कि हर एक बच्चे का जो है व्यक्तिगत रूप में देखें तो कोई बच्चा जो है बहुत तेज है, कोई कम है, कोई आप कह सकते हैं इम्पेयर्ड है, जैसे किसी को हियरिंग इम्पेयर्ड है, सुनने में प्रॉब्लम है, किसी को देखने में प्रॉब्लम है, या कोई चीज़ों को बहुत जल्दी सीख लेता है, या कोई बच्चों के बीच में नहीं रहना चाहता, बहुत ज़्यादा बौद्धिक वर्ग से है। तो हर एक व्यक्ति का जो क्षमता होता है वो अलग अलग होता है, जिसको डिफाइन किया जाता है व्यक्तिगत विभिन्नता में। तो ये है इंडिविजुअल डिफरेंसेस टॉपिक, इसको भी इसने एनटीए ने आपके इस वाले पाठ्यक्रम में मेंशन किया, तो ये अलग से हम बताएंगे। और ये जो आपका सीटेट में भी है। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि हमने इस चीज़ को देखा है यहाँ पे जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, आप सीटेट की प्रिपरेशन करेंगे तो सीटेट में भी बहुत सारे टॉपिक यहाँ से मतलब कि सिमिलर बहुत सारे टॉपिक मिलते हैं। जैसे शिक्षा शास्त्रियों में आप स्किनर का सिद्धांत, ब्लूम का टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें वहाँ भी मिलती है। और टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ेंगे तो यहाँ भी मिलेगा। अब उसका एक कारण ये भी है कि हमें हायर एजुकेशन में जाना है तो वो टॉपिक हम यहाँ पढ़ रहे हैं, और वहाँ भी हमने कहा कि आपको मतलब कि हायर एजुकेशन से कम में जो भी शिक्षा शास्त्र के जितने भी दर्शन हैं और सारी चीज़ों को इसलिए पढ़ना है क्योंकि वहाँ भी आप टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको टीचर की जो बेसिक चीज़ है वो तो पता होनी चाहिए। तो काफ़ी टॉपिक जो है टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह बहुत सारे टॉपिक जो है सिमिलर है। अब यहाँ पे हमने देखा कि टीचिंग से रिलेटेड हो गया, यहाँ पे टीचिंग से जो स्टूडेंट का क्या है फीचर्स वो समझ लिया। अब तीसरे में ये है कि जैसे ये है कि हमें ये पता है कि मान लीजिए कि हम आपको कुछ डिलीवर कर रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे जो सामने वाला पढ़ रहा है वो किस दृष्टि से सोच रहा होगा, क्या हम उसको जो बताना चाह रहे हैं बता पा रहे हैं। अब उसके लिए बीच में एक चीज़ ये होना चाहिए कि जैसे यहाँ पे हम बोर्ड का यूज कर रहे हैं, है ना, बोर्ड का, व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पे लिख के आपको चीज़ों को डिलीवर कर रहा है, तो ये होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। यानी टीचिंग लर्निंग यानी पढ़ाने का और सीखने का जो एक मतलब कि मटेरियल यानी पदार्थ कह सकते हैं, वो हमारा व्हाइट बोर्ड है, मार्कर है, मोबाइल के थ्रू हम जो है एक दूसरे को यानी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको क्या कहेंगे, शिक्षण प्रभावक तत्व। यानी जो भी टीचर आपको पढ़ाना चाहता है उसके लिए वो कौन सी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा है, जिसको हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल में पढ़ते हैं। अब उसके लिए एक चीज़ होता है, जैसे एक ये टॉपिक दिया है संस्थागत सुविधाएं और शैक्षिक वातावरण। जैसे हमें क्या है कि हमें आपको अब ये कंफर्म हो गया कि 2 महीने में हमारा एग्ज़ाम है, और क्योंकि हम वो स्टूडेंट आते हैं कि एकदम बिल्कुल छोटे हैं नहीं, तो हमें क्या है लर्निंग इन्वायरमेंट चाहिए। हमें क्या चाहिए कि बस एक शांत सा रूम मिल जाए और हमें जो है लेक्चर मिलता रहे, और मतलब यही है कि हमारा एक यही होगा कि मोटो हमको जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करना है, ये है। और क्लासरूम से बाहर आप इस तरीके से मोबाइल से पढ़ रहे हैं, लेकिन आप उस वस्तुस्थिति की कल्पना करिए कि कोई भी स्टूडेंट जो है क्लासरूम में पढ़ रहा है। अब क्लासरूम में पढ़ रहा है, बाहर पता लग रहा है कि आसपास उसके सराउंडिंग बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है ना, तो वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है। तो सारी चीज़ें यानी एक तो आपका ये जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है कि व्हाइट बोर्ड इस्तेमाल कर रहे हो कि क्या कर रहे हो, उसके साथ आपका जो शैक्षिक शिक्षा प्राप्त करने का जो वातावरण हो ना वो बहुत होना चाहिए। और इसके लिए आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था कि प्रकृतिवादी सिद्धांत की बहुत ही नेचुरल तरीके से आप कहीं पे भी ऐसे शिक्षा ग्रहण करें, वो बहुत ज़्यादा शांत मन से आपके मन में जाता भी था। तो ये टॉपिक है शैक्षिक वातावरण। तो इसमें आपको पूरा ये बताया गया है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल में किसका माध्यम प्रयोग करके आप जो है शिक्षा को डिलीवर करने वाले हो, और उसका वातावरण क्या होना चाहिए, कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। अब देखिए यहाँ पे टीचिंग हो गया, जो भी लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक हो गए, फिर यहाँ पे कौन से जो फैक्टर को यूज करेंगे आपको समझाने के लिए वो हो गया। अब ये है कि एक तो है कि हम जो पढ़ा रहे हैं, तो एक तो हमारा ये कि हम जो पढ़ा रहे हैं आप सुन रहे हैं,
टीचर ओरिएंटेड टाइप में। यहाँ पे आप कुछ अभी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, आप एक्टिविटी तब कर सकते हैं कि जैसे हमने ये व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया और आपने क्या किया कि कोई चीज़ जो है कमेंट बॉक्स में इसी की रिगार्डिंग लिखा, तो आपकी एक्टिविटी तो तब होगी, तब हम देख पाएंगे, जान पाएंगे। जब क्लासरूम में स्टूडेंट बैठते हैं तो दो तरीके से पढ़ाई होती है। एक हो जाता है कि उस पूरे क्लास में अगर देखें जो पढ़ा रहा है टीचर, वही जो कह रहा है सर्वे सर्वा वही है, तो वो कह दिया हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। एक ये तरीका होता था, इसको आप बहुत इफेक्टिव तरीका नहीं कह सकते हैं, जिसमें जो है अध्यापक केंद्रित बनाम, देखिए इसमें एक होता था कि केंद्र में शिक्षार्थी होता था, एक में होता था जो शिक्षार्थी यानी जो विद्यार्थी जीवन में जी रहा है जिसको प्राप्त करना वो केंद्र में होगा, एक में होगा अध्यापक। तो अध्यापक अगर केंद्र में रहेगा तो बच्चे क्या कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन अगर जहाँ पे केंद्र में शिक्षार्थी है यानी जो शिक्षा प्राप्त करने वाला है, अगर वो केंद्र में वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसका बहुत बढ़िया परिणाम आता है। और आजकल एनईपी में भी देखेंगे या गवर्नमेंट जितनी भी चीज़ें ला रही है उसमें इस चीज़ को लागू कर रही है कि जो एजुकेशन होना चाहिए वो स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए, है ना, उसके केंद्र में बच्चे होने चाहिए। इसलिए देखिए बहुत सारे प्रोग्राम या ऐसे चीजें कराई जाती हैं, या क्लासरूम में देखिए ना कि कोई भी प्रेजेंटेशन दे दिया, सारे बच्चों को इन्वॉल्व कर दिया कि आप ही हेड करोगे और सारे लोगों को इसी में से कुछ नया आउटपुट निकालना है। उसमें क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो पैसिव नहीं होता। अब टीचर डिलीवर कर रहा है, हम सब शांति से सुन रहे हैं, तो हम कुछ एक्टिविटी कर नहीं रहे हैं और कुछ सीख नहीं रहे हैं। तो अगर आपने उसी में स्टूडेंट को इन्वॉल्व कर दिया तो फिर वो आपका हो गया स्टूडेंट केंद्रित यानी विद्यार्थी केंद्रित जो है शिक्षण पद्धति। तो ये आपका आ जाएगा उच्च अधिगम संस्था में किस तरीके से जो पढ़ाई करानी चाहिए। एक टॉपिक इसमें ये है। दूसरा ये है यहाँ पे देखिए शिक्षण सहायक प्रणाली। ये तो हमने शिक्षा की बात कर ली। एक है कि जो टीचिंग है, टीचिंग में कौन सी चीजें जो है आपको मतलब कि हेल्प करेगी पढ़ाने में। अब जैसे इस समय आप देखिए कि जैसे ही कोरोना पीरियड के बाद आपने देखा होगा तो ऑफलाइन बिल्कुल अगर देखें तो डाउन हुआ और ऑनलाइन बूम हो गया। यानी एजुकेशन की जो सुविधा है वो तो बच्चों को देना है, वो ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन देना है। अब ऑनलाइन देना है तो कैसे सुव्यवस्थित तरीके से वो क्लासरूम वाला प्रेजेंटेशन हम बच्चों को दे पाए, उनके लिए गवर्नमेंट ने देखिए जैसे स्वयं है, स्वयं प्रभा है, मूक है, ऐसे काफ़ी प्लेटफॉर्म आप देखेंगे कि जो प्रोवाइड किया गया है और उसमें बहुत ही व्यवस्थित ढंग से आपके पाठ्यक्रम को क्रमशः वहाँ पे व्यवस्थित करके रखा गया ताकि आप जितने भी पाठ्यक्रम को है, भले ही आप डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं फिर भी आप सीख पाए। तो ये जो है इसमें है कि अब जो शिक्षण जो है यानी जो शिक्षा देने वाला शिक्षण सहायक प्रणाली में वो कैसे इस्तेमाल करके बच्चों को जो लेक्चर है वो डिलीवर करे, इसके लिए काफ़ी आपको यूजफुल जो है ऐप्स वगैरह जो गवर्नमेंट के थ्रू संचालित किया गया है उनके बारे में भी जो भी करंट अपडेट हो, और ये जितनी भी ये जो 3 मेंशन है इनसे तो आते ही है क्वेश्चन, और जो करंट भी आते रहते हैं उनके ऐप्स के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। एक तो हमारे यहाँ पे पढ़ाने की पद्धति पुरानी थी परंपरागत, और अभी जो है बहुत ज़्यादा आईसीटी बेस्ड हो गया। जैसे पढ़ाने का एक तरीका ये भी बता सकते हैं कि पहले ये होता था कि क्लासरूम, आप किसी भी क्लासरूम में गए, ऐसे बोर्ड होता था, ब्लैक बोर्ड होता था, चौक से लिख देते थे, आप बैठ के सुन लेते थे। अब वही चीज़ है कि हम ऑनलाइन के थ्रू इस तरीके से पढ़ा रहे हैं। अब ये है कि हमारे पास उतनी व्यवस्था नहीं तो हम ऐसे व्हाइट बोर्ड पे करा रहे हैं, और जिसके पास बहुत अच्छी फैसिलिटी है वो आपको डायग्राम, फ्लो चार्ट और बहुत ही अच्छे से आप कह सकते हैं कि पिक वगैरह यूज करके आपको बहुत इफेक्टिव लर्निंग करा सकता है। तो उसमें उसने क्या किया है, आईसीटी का यूज कर लिया। जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी नए जमाने के साथ तेजी से बढ़ रही है, और अगर उनके पास उतनी फैसिलिटी तो आपको वही चीज़ डायग्राम चार्ट इनके थ्रू देंगे तो जो बहुत ज़्यादा आपको क्या करेगा, मोटिवेट करेगा सीखने के लिए। अगर आपका मन नहीं है फिर भी आप सीखेंगे। तो एक तरीका ये भी हो सकता है। तो वही कहा कि परंपरागत हमारे शिक्षण की पद्धति क्या थी और आईसीटी बेस्ड क्या है, उसमें क्या करंट ओरिएंटेड चीज़ें चल रही हैं, वो सारे आपके इस वाले में आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए ये है मूल्यांकन प्रणाली। अब देखिए शिक्षण यानी जो पढ़ाने वाला था उसने पढ़ा दिया, एक टीचर जो है टीचिंग करा दिया, और लर्नर जो था उसने सीख लिया। लर्नर को सीखने के लिए कौन सा चीज़ इस्तेमाल किया गया वो हमने इसमें पढ़ लिया। फिर इसमें हमने केंद्र में जो है टीचर को रखना है कि बच्चे को रखना, वो देख लिया। उसको ऑनलाइन पढ़ाना है कि ऑफलाइन पढ़ाना, वो भी देख लिया। अब इतना पढ़ने के बाद उसका रिजल्ट भी तो चेक करना है कि उसका रिजल्ट क्या है, यानी सब पढ़ा तो रहे हैं, उसका परिणाम क्या रहा है। तो हमारे यहाँ पे मूल्यांकन के कई तरीके हैं। आपने बचपन का अपना मूल्यांकन का तरीका याद किया होगा। वार्षिक परीक्षाएं होती थी, अर्धवार्षिक होती थी, फिर आपको पता चलता था हाँ मैंने कुछ किया,
है ना। कभी कभी तो आप देखिए कि और भी ज़्यादा होता था तो साप्ताहिक हो जाता था, है ना, साप्ताहिक के अलावा मासिक भी हो जाता था। इसे इवेलुएट किया जाता है सिस्टम में कि सच में आप कितना ज़्यादा ग्रूम कर पा रहे हो। कभी आपने देखा क्या आपकी टीचिंग में जो है क्या इन चीज़ों को भी इंक्लूड करते थे कि ये बच्चे का अगर देखें सिर्फ यही विकास नहीं होता शैक्षिक क्षेत्र में, बाकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट एक स्टूडेंट का होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपके स्कूल कॉलेजेस में अलग अलग प्रोग्राम हो रहे हैं, उन प्रोग्राम में आप बहुत अच्छे से अपने आप को किस फील्ड में ले जा पा रहे हैं, क्या इन सारी चीज़ों को किया जा रहा है। क्रेडिट मूल्यांकन में इन चीज़ों को दिया जा रहा है कि हाँ स्पोर्ट कोटा में बहुत बढ़िया किया, इसमें बेहतर किया। अभी जैसे आप कोई भी एग्जाम में अपियर होते हैं तो आपको मिलता है ना कि कौन कौन से बच्चे ने एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में बहुत अच्छा किया, इसका मतलब ये बच्चा उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। तो ओवरऑल जो आपका ये इवैल्यूएशन का सिस्टम, मूल्यांकन का प्रणाली होना चाहिए। तो वही पूछा गया है इसमें कि ये बताइए कि जब आपने बच्चे को पूरा पढ़ा लिया तो उसका क्या तत्व होना चाहिए, किससे हम उस बच्चे का जो विकास हुआ उसको मेजर कर पाए, और उसके क्या टाइप होने चाहिए, और हायर एजुकेशन में डेवलपमेंट का क्या है, मतलब कि क्या सोर्सेज होने चाहिए। हम उसको क्रेडिट के अकॉर्डिंग देखें तो क्रेडिट भी मिलता है, क्रेडिट सिस्टम होता है। इनके अलावा क्या सीबीटी के थ्रू जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा कराते हैं वो हेल्पफुल करेगा, या हमें सब मिला के ये पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि जब आप सब पढ़ा लेंगे तो आपको अपने बच्चों को चेक करना होगा, तो आप बताओ कि कौन सा ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे उसका हम बेहतर मूल्यांकन कर पाएं। ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, एनईपी कह रहा है कि ओवरऑल डेवलपमेंट, हमें सिर्फ ये नहीं कि बच्चा रट्टू तोता बन गया तो बस उसी का करना, नहीं, उसका शारीरिक जो है वो भी कैसा विकास हो रहा है। अगर देखें तो शारीरिक भी इस तरीके से, मतलब कि जैसे उसके बोलने का तरीका है, उसके खेलने का है, या वो लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर पा रहा है। तो पढ़ाई के साथ ओवरऑल जो डेवलपमेंट होना चाहिए, तो मूल्यांकन के हमारे क्या तरीके होने चाहिए वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये पूरा सिलेबस आपका यूनिट फर्स्ट है जिसको हमने विस्तार से चर्चा कर दिया है। अब एक एक करके हमारा जो वीडियो होगा वो करके 4-5 वीडियो में छोटा छोटा रहेगा, बहुत बड़ा नहीं रहेगा, लेकिन हम सारे कॉन्सेप्ट को जो है जितना हो पाएगा बोर्ड पे उसको अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। आप हिंदी और प्राइड करके टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम लिंक से जो है आप कनेक्ट हो जाए, है ना, बराबर अपडेट के लिए। तो आज के लिए हम इसको यहीं पे लेक्चर को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।